हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक और मैसेज डाल देता हूँ। ओके। पता नहीं कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा था, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था, नई क्लास भी नहीं लगा पा रहा था। लेकिन अब जैसे ही लगा सका तुरंत मैं लाइव आ गया, है ना। काफी देर से ट्राई कर रहा था मैं कि नई क्लास ही क्रिएट कर दूं। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विनय, गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग भरत। भारत, गुड मॉर्निंग प्रिंस। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज दोपहर को बच्चों रोटेशनल मोशन का डिस्कशन है आपका। ठीक है। और एसएचएम का डिस्कशन मैंने तो बोल ही दिया है कि मंडे को करेंगे, जिससे कि आप लोग आराम से होमवर्क को कंप्लीट कर दो। मैकेनिकल वेव क्योंकि आप उतना वेट नहीं कर सकते, तो मैकेनिकल वेव को हमें स्टार्ट कर देना चाहिए आज से। मंडे मतलब आज और कल की क्लास के बाद मंडे है। ठीक है। ओके। सो मैकेनिकल वेव बच्चों आज का हमारा टॉपिक है। हाँ जी, आ जाओ जल्दी से, नया टॉपिक है बिल्कुल एकदम फ्रेश। मैकेनिकल वेव। पूरा मोमेंटम खराब हो जाता है पता है। अरे मन से एकदम आओ पढ़ाने के लिए। चलो करें भाई, स्टार्ट करें। सो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, वेव क्या होती है। ठीक है, मैकेनिकल तो बाद में समझेंगे, लेकिन वेव क्या होती है बच्चों, बताइए भाई जल्दी से कोई। वेव क्या होता है? वेव क्या होता है? ये बच्चों मेथड होता है, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर के ट्रांसफर के बिना बच्चों एनर्जी का ट्रांसफर करने का एक तरीका है बच्चों, वेव इज कॉल्ड वेव। ठीक है बच्चों, एनर्जी को ट्रांसफर करने के कई सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। ठीक है। मैकेनिक्स के 2 के बाद 12th चालू होगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स। बस मेरा मन तो अब ये है कि थोड़ा मन चेंज हो गया, मैंने कहा कि पूरा 11th निपटा के 12th में जब जाए तो 12th पे ही ध्यान रहे, फिर हमें 11th में आने की जरूरत ना पड़े। देखेंगे, अभी तो काफी टाइम है यार, अभी से इन चीजों पर डिस्कशन से क्या, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाओ ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम पढ़ो आराम से। ठीक है, पढ़ने में ध्यान दो तुम तो। ये अलार्म क्यों बज रहा है रे? रुको एक मिनट। ठीक है भाई। सो मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड दी वेव। ठीक है। तो आप लोगों ने बच्चों जैसे रस्सी पे देखा होगा, रस्सी पे हम वेव बनाते हैं बच्चों ना। रस्सी पे हम क्या करते हैं? वेव बनाते हैं। तो रस्सी के एक एंड को हम पकड़ लेते हैं, दूसरा एंड बच्चों हमने कहीं बांध दिया, फिर हम अपने हाथ को ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, हाथ को ऊपर नीचे करते हैं तो हम एक एनर्जी रस्सी को दे रहे हैं, और वो आपने देखा होगा रस्सी के ऊपर लूप बन जाते हैं, और वो लूप आगे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप बच्चे रस्सी को बांध के ना सिर्फ एक बार छटक दोगे ना उसको ऊपर और नीचे किया, तो तुम्हें दिखेगा एक लूप बना हुआ आगे की तरफ जाता हुआ। तो वो जो डिस्टर्बेंस तुमने यहाँ पर क्रिएट किया ना, वो बच्चों आगे की तरफ प्रोपोगेट करके जा रहा है। ठीक है। ऐसे बच्चों अगर आपने पानी में अगर कोई पत्थर गिरा दिया, तो जब आप पानी में पत्थर गिराओगे ना, तो वहां पर कुछ रिपल्स बनेंगे, आपने देखा होगा। अगर वहां पे मान लो कोई छोटी सी कागज की आपने बोट उस पर तैरा रखी है, तो बोट बच्चों अपनी जगह पे ऊपर नीचे होगी, और वो रिपल उसके अंदर से पास हो जाएगा। ठीक है। तो ये डिस्टर्बेंस का जो प्रोपोगेशन होता है, जो एनर्जी का प्रोपोगेशन हो रहा है विदाउट ट्रांसफर ऑफ द मास, इज कॉल्ड द वेव। अच्छा, एनर्जी को आप मास के साथ भी ट्रांसफर कर सकते थे। सपोज करो कि एक पाइप है और उसमें आप हॉट वाटर जो है फ्लो करा रहे हो, आप पानी यहाँ पे गर्म कर रहे हो और वो फ्लो करके दूसरी तरफ जा रहा है, तो ये भी तो बच्चों एनर्जी लेके जा रहा है, मतलब मान लो हीट एनर्जी लेके जा रहा है। लेकिन दिस इज नॉट दी वेव, ये अपने साथ लेके जा रहा है। लेकिन वेव में ऐसा नहीं होता बच्चों। जिस जगह का जो मैटर है ना बच्चों, जिस जगह पे है वो वहीं रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत उसका डिस्टर्बेंस होगा, अपनी जगह से हिलेगा डुलेगा, लेकिन अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा।
तो जब वेव किसी मैटर से पास होती है ना, किसी भी मीडियम से अगर बच्चों वेव पास होती है ना, तो उस मीडियम की जगह पे जो मीडियम में जो पार्टिकल है, मैटर है ना बच्चों, वो अपनी जगह पे थोड़ा डिस्टर्ब जरूर होता है लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ता। जैसे रस्सी के ऊपर अगर आपने वेव बनाई ना, मतलब रस्सी का कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे ना बच्चों, वो ऐसा नहीं है कि वो आगे चला जाएगा, रस्सी का यहाँ का टुकड़ा उधर उधर वाले एंड पे पहुंचेगा, नहीं, रस्सी का जो टुकड़ा जहां है वो वहां के वही रहेगा। वेव उसके अंदर से पास हो जाएगी, वो एनर्जी उसके अंदर से पास हो जाएगी, वो डिस्टर्बेंस उसके अंदर से पास हो जाएगा। आप लोगों ने ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक जगह और देखा होगा, कई बार आपने रेलवे स्टेशन पर जो मालगाड़ी खड़ी होती है ना बच्चों, आप लोगों ने देखा हो तो उसमें मालगाड़ी में ये फिनोमेना देखने को मिलता है। तो वो जैसे खड़ी है, जैसे उसका इंजन चलना चालू करता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक आवाज आती है बिल्कुल स्टार्टिंग में, जैसे इंजन चलना चालू होता है ना, और फिर बच्चों वो साउंड जो है ना पीछे की तरफ चलती जाती है, क्योंकि उसके जो बोगी होते हैं ना बच्चों, वो सारे के सारे उनके बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, तो वो बेसिकली क्या है कि जब वो ब्रेक लगी होती है ना, जैसे उनमें कनेक्टिविटी इस तरीके की होती है, ठीक है, लिंक टाइप से इस तरीके का। तो जब ब्रेक लगती है ना बच्चों, तो ये ऐसे मूव कर रहे थे, ये वाला रुक गया, तो ये वाला बच्चों क्या करेगा, थोड़ा आगे आके ऐसे रुक जाएगा, रुक गया, तो इनमें क्या है, गैप आ जाता है। तो जैसे ये चलना चालू करता है ना बच्चों, तो ये इसको खींचता है, ये खींचेगा तो फिर ये पीछे वाले को खींचता है, इस तरीके से एक तुमने देखा कि साउंड चलती जाती है। तो एक डिस्टरबेंस है जो कि हमें लगता है कि वहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग वाले इंजन से स्टार्ट हुआ और पीछे तक चलता जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक डिस्टरबेंस का प्रोपोगेशन, मतलब उसमें वो बोगी नहीं जा रही उसको लेके डिस्टरबेंस को, ठीक है। तो मैटर का बिना ट्रांसफर के जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड दी वेव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि मैटर अपनी जगह पर ऊपर नीचे ऑक्सीलेट ऑक्सीलेट कर सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा, और उसके अंदर से एनर्जी का फ्लो हो जाएगा, एनर्जी उसके अंदर से पास हो जाएगी। इस मेथड को बोलते हैं हम बच्चों वेव, ठीक है। वेव समझ में आया बच्चों आप लोगों को, एनर्जी का ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ द मैटर इज कॉल्ड दी वेव, ठीक है। ओके, अब बच्चों वेव के कुछ टाइप भी होते हैं, टाइप्स ऑफ वेव बेस्ड ऑन मीडियम रिक्वायरमेंट। तो टाइप्स ऑफ वेव डिपेंडिंग ऑन नीड ऑफ मीडियम। पहला क्लासिफिकेशन होता है बच्चों डिपेंडिंग ऑन नीड ऑफ मीडियम। बच्चों मीडियम की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वेव दो तरीके की होती हैं। पहला होता है बच्चों मैकेनिकल वेव, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव, ये वो वेव होती है बच्चों जो मीडियम में ही प्रोपोगेट कर सकती हैं, इनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोपोगेट ओनली थ्रू द मीडियम, प्रोपोगेट ओनली थ्रू द मीडियम, ठीक है। इनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे साउंड वेव। बच्चों साउंड वेव के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, वेव ऑन स्ट्रिंग, इसके लिए भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों। वेव ऑन वाटर सरफेस, ये कुछ ऐसी वेव है बच्चों जिनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी होती है बच्चों नॉन मैकेनिकल, और ईएम वेव, जिनको ईएम वेव बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कैन प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं बच्चों, जैसे लाइट वेव, मतलब इसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं, एक्स रेस, यूवी रेस, ठीक है ना, लाइट के जितने भी कंपोनेंट है बच्चों, दे ऑल आर कॉल्ड दी नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अभी बच्चों जैसे इस टॉपिक का नाम है बच्चों मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल वेव में हम उन वेव को पढ़ेंगे बच्चों जिनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दो तरीके की वेव पढ़ेंगे हम, जो है साउंड वेव और वेव ऑन अ स्ट्रिंग। पहले हम वेव ऑन अ स्ट्रिंग पढ़ेंगे, फिर साउंड वेव पढ़ेंगे। नॉन मैकेनिकल वेव का जो कॉन्सेप्ट आया ना बच्चों 1860 के आसपास आया,
ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये कॉन्सेप्ट तो 1860 के आसपास आया। उससे पहले तो लोगों को आइडिया ही ओनली मैकेनिकल वेव का था। लोग समझते ये थे कि अगर कोई वेव है, अगर किसी का वेव नेचर है, कोई वेव है, तो वो मीडियम में ही प्रोपोगेट करेगी, उसके लिए मीडियम चाहिए चाहिए। 1860 में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट दिया, और यहाँ से बात प्रूव हुई कि ये ऐसी वेव भी होती हैं जो बिना मीडियम के प्रोपोगेट कर सकती हैं, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव कहा गया। और लाइट बच्चों उसका परफेक्ट एग्जांपल है। लाइट को लेकर बच्चों स्टार्टिंग में तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि लाइट अगर वेव है तो सन से अर्थ तक कैसे आती है, बीच में तो वैक्यूम है। तो पहले एक कॉन्सेप्ट दिया गया था वो ईथर वाला, कि बीच में एक मीडियम होता है जिसे हम ईथर बोलते हैं, लाइट उसमें प्रोपोगेट करके आती है। वो कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया था कि अगर लाइट का वेव नेचर है तो वो मीडियम से प्रोपोगेट करनी चाहिए, बाहर मीडियम होना चाहिए, बाहर मतलब जो है वैक्यूम नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अब आके बच्चों अब काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल दो क्लासिफिकेशन कर दिए गए, कि मीडियम में भी चल सकती है, बिना मीडियम के भी जो चल सकती है, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, वेव बोलते हैं। ऐसे में कॉन्फिडेंस आ गया, चलो बढ़िया। ठीक है भाई, तो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वाली बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये क्लासिफिकेशन बच्चों किस बेसिस पे होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट के, मीडियम की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। ठीक है, अब आते हैं बच्चों दूसरा, एक और क्लासिफिकेशन होता है बच्चों यहाँ पे, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो टाइप्स ऑफ वेव, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के बेसिस पे भी बच्चों वेव के टाइप होते हैं। क्या क्या होते हैं बच्चों, जैसे एक होती है वन डायमेंशनल वेव, टू डायमेंशनल वेव, और बच्चों थ्री डायमेंशनल वेव। ठीक है, तो वन डायमेंशनल वेव, ये वो वेव होती है बच्चों जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है ना बच्चों, ये वाली वेव जो है वेव ऑन स्ट्रिंग। टू डायमेंशनल वेव, टू डायमेंशनल वेव होती है बच्चों जो दो ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, जैसे वेव ऑन वाटर सरफेस, सरफेस के अलोंग चलेगी ये। थ्री डायमेंशनल वेव, जैसे बच्चों साउंड वेव एंड लाइट वेव। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द थ्री डायमेंशनल वेव, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल वेव। ठीक है, लिखते जाओ बच्चों, ये थोड़े से क्लासिफिकेशन वगैरह आपको समझा देता हूँ। आज का ज्यादातर लेक्चर जो पूरा थ्योरी का ही है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। एक और होता है बच्चों क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ वेव बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड मोशन ऑफ द मीडियम बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ propagation and medium particle motion। मीडियम के पार्टिकल जिस तरीके से मोशन कर रहे होते हैं उसके बेसिस पे। पहला होता है बच्चा ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा होता है बच्चा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये नाम तो मैंने सुने होंगे बिल्कुल, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है बच्चों, मान लो बच्चों वेव इधर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी ऑफ वेव इधर की तरफ है, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बच्चों ऐसे ऑक्सीलेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, ऐसी वेव को बोलते हैं बच्चों ट्रांसवर्स वेव।
एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों जो वेव ऑन स्ट्रिंग होती है ना, दैट इज द ट्रांसवर्स वेव। लाइट वेव इज ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव। अब लाइट वेव में तो बच्चों पार्टिकल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरी कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा होता है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो लाइट वेव का कॉन्सेप्ट थोड़ा अभी हम नहीं बात कर रहे इसके बारे में, बस ये डायग्राम बना लेना। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी होती है बच्चों जिनमें वेव अगर जिधर जा रही है ना, उसी के अलोंग अगर पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल भी आगे पीछे हो रहे हैं, पार्टिकल्स की वेलोसिटी बच्चों इसी लाइन में, जैसे इसमें तो पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे होंगे, वेव इधर जा रही होगी, इसमें पार्टिकल वेव की लाइन के अलोंग ही ऑक्सीलेट कर रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसका एक एग्जांपल है बच्चों साउंड वेव। साउंड वेव जो होती है ना बच्चों, दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम जो है ना बच्चों दो तरीके की वेव पढ़ेंगे 11th क्लास में। ट्रांसवर्स वेव, उनमें एक वेव पढ़ेंगे हम वेव ऑन अ स्ट्रिंग, जो कि ट्रांसवर्स वेव है और मैकेनिकल वेव भी है। और दूसरी पढ़ेंगे बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि साउंड वेव है, जो कि साउंड वेव मैकेनिकल भी है, और ये नॉन मैकेनिकल बच्चों 12th में पढ़ाई जाती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो नॉन मैकेनिकल वाला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है 12th में रखा है, वो डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, लेकिन मैकेनिकल वेव को आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये हो गया बच्चों इनका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बच्चों अच्छे से समझ में आ गया तुम्हें? मतलब क्लासिफिकेशन के बच्चों कुछ क्राइटेरिया इन्होंने डिफाइन कर दिए कि भाई देखो इस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जिन वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उनको मैकेनिकल वेव बोल देंगे, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको ईएम वेव बोल देंगे। ठीक है, या नॉन मैकेनिकल बोल देंगे। उनकी डायरेक्शन के हिसाब से 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल कर डालेंगे इनको। ठीक है, और मोशन के हिसाब से बच्चों हमने उनको क्या कर दिया, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो ये यहां तक मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अब बात करते हैं वेव ऑन स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, वेव ऑन स्ट्रिंग क्या होती है, क्योंकि हमारा टॉपिक तो यही है ना, वेव ऑन स्ट्रिंग। पहले मैं बच्चों इसको समझा देता हूं थोड़ा सा ना तुम्हें, वेव ऑन स्ट्रिंग को। बच्चों सपोज करो कि एक रस्सी है और आपने उसको ऐसे बांध दिया कहीं पे ना, आपने सबने बनाई होंगी ये वाली वेव ना, ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं बता रहा हूं तो अब आप जो पहली बार इनको समझ रहे हो। ठीक है, तो ये क्या बच्चों एक रस्सी है, एक रस्सी है बच्चों। ठीक है, आपने क्या किया, इसके इस वाले एंड को आपने बांध दिया इधर ऐसे करके। अब आपने बच्चों इस वाले एंड को ऊपर नीचे करना स्टार्ट कर दिया। आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो बच्चों ना, आप इसको ऊपर की तरफ ले जाने लगे, यहां पे आपने इसको पकड़ रखा था, आप इसको ऊपर लेके गए। अब जब इसको ऊपर लेके गए ना, तो बच्चों थोड़ी देर बाद ये अगला वाला जो पार्टिकल है ना, ये इस चीज को फॉलो करेगा। आप इसको ऊपर लेके गए बच्चों, सपोज करो आप इसको यहाँ ले गए, तो जो काम आप इसके साथ कर रहे हो ना, थोड़ी देर बाद बच्चों को यहाँ पे हो रहा होगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, इससे अगला वाला बच्चों यहाँ आ जाएगा, उससे अगला वाला यहाँ पे आ जाएगा, उससे अगला वाला अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा शेप। फिर बच्चों आप इसको अपने हाथ को नीचे लेके आओगे, अब नीचे लेके आओगे, यहाँ पे वापस ले आओगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसके अगला वाला यहाँ पे होगा, इसका 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 अगला वाला यहाँ पे होगा, ऐसे 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 ऐसे। तो इसकी एक शेप बन जाएगी इस तरीके की। ठीक है, रस्सी पे। और अगर मान लो अपने हाथ को आपने रोक दिया, तो अब ये जो शेप है ना बच्चों, ये आगे प्रोपोगेट कर रही होगी वी की स्पीड से। ये जो लूप है ना बच्चों, आगे की तरफ चलता जाएगा, इसी तरीके का जो लूप है ना। एक मिनट, एक मिनट बच्चों।
हाँ जी, बात करें इसके बारे में। तो बच्चों ये डिस्टरबेंस ना, ये जो डिस्टरबेंस यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है ना बच्चों, ये आगे की तरफ प्रोपोगेट करता जाएगा। जैसे मान लो तुमने अपना हाथ रोक दिया है यहाँ पे ना, अब तुम अपने हाथ को इससे ऑक्सीलेट नहीं करवा रहे हो बच्चों, थोड़ी देर बाद आप ये देखोगे कि लूप जो है ना बच्चों इस जगह आ चुका होगा। अब आपको अपने, आप इस लूप को पुश नहीं करने जा रहे हो, ये ध्यान रखना। आपने तो यहाँ पे अपना एक काम किया कि आपने इसको ऊपर नीचे ऑक्सीलेट कराया और छोड़ दिया, ये लूप बना बच्चों, ये लूप जो है ना अपने आप आगे जा रहा है। इसी को, इस वी को बोलते हैं बच्चों वेव वेलोसिटी, ठीक है, या वेव स्पीड, ठीक है, वेव स्पीड, या इसको डिस्टरबेंस की स्पीड, और स्पीड ऑफ डिस्टरबेंस, स्पीड ऑफ डिस्टरबेंस। तो जो डिस्टरबेंस आपने प्रोड्यूस किया है ना बच्चों, वो आगे चलता जाएगा। आपने यहां पे करके छोड़ दिया, आपने तो मतलब ना, देखो बच्चों कभी भी वेव को जो प्रोड्यूस करता है ना, वो उसको धक्का मारने नहीं जाता कि भाई तू यहां से वहां तक जा। आज मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरे जो वोकल कॉर्ड है बच्चों, उसने कुछ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर दी है मीडियम में ना, और वो मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो गया, तो मैं नहीं कह रहा कि भाई तू उस आदमी को सुनाई दे, उस आदमी को सुनाई दे, वो अपने आप प्रोपोगेट करके पहुंच जाएगी। इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, उसको ले जाने का काम मीडियम कर रहा है, समझ रहे हो। सोर्स की कहानी खत्म हो जाती है डिस्टरबेंस को प्रोड्यूस करने के बाद। उसने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर दिया, मीडियम में आ गया, मीडियम उसको लेके जाएगा, इसको वेव की स्पीड कहते हैं, डिस्टरबेंस की स्पीड कहते हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको। आपने तो बस इस जगह को अपने हाथ को बस जिस रस्सी के एंड को पकड़ रखा था उसको ऊपर किया आपने, नीचे किया। अगर बच्चों आप इसको नीचे और कर दोगे और नीचे से ऐसे आ जाएगा, तो बच्चे डिस्टरबेंस का पता है एक लूप और बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब ये लूप आगे की तरफ प्रोपोगेट करके जा रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आई कि वेव ऑन स्ट्रिंग किस तरीके से बनता है। आप इसको क्या करा रहे हो, पार्टिकल को ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करा रहे हो। जो भी काम आप यहाँ पे कर रहे हो ना बच्चों, वो रिपीट होने लगता है आगे वाले पॉइंट्स पे, ठीक है। जैसे आपने इसको ऊपर नीचे किया बच्चों, अब ये वाले ऊपर नीचे होने लग जाएंगे। देखो तुम समझ रहे हो, जैसे ये वाला था, ये वाला पॉइंट है, एक टाइम पे ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच गया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद आप देखोगे ना, देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच गया होगा, रस्सी ऐसी हो जाएगी ना जब व्हाइट वाला जो शेप होगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया होगा, मतलब ये पॉइंट अपनी जगह पे ऊपर नीचे होना स्टार्ट कर देगा। सारे पॉइंट अपनी अपनी जगह पे बच्चों ऊपर नीचे होना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे जो भी हो रहा है ना बच्चों, वो आगे होने लगेगा। जो भी चीज यहाँ हो रही है वो वी की स्पीड से आगे जा रही है। जैसे अभी ये वाला पॉइंट है बच्चों अभी अपनी जगह पे, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखोगे ऊपर पहुंच जाएगा। थोड़ी देर बाद आप देखोगे ना वेव आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, ये ऊपर पहुंचता जाएगा। तो इसे बोलते हैं बच्चों, इस तरीके से वेव जो है प्रोड्यूस होती है और इस तरीके से वेव जाती है। सो आपने अपने इस जगह पे जहां पे आपने पकड़ रखा था उसको ऊपर नीचे किया, अब वही चीज आगे वाले कर रहे हैं और आपके पास वेव बन जाएगी इस तरीके की, ठीक है। कोई परेशानी बच्चों यहाँ तक, किसी भी तरीके की कोई परेशानी कि वेव किस तरीके से बनती है, कैसे प्रोपोगेट होती है। अगर ये कहानी समझ में आई हो तो आगे बढ़े फिर हम लोग ना। ठीक है, चलो भाई। सो वेव की इक्वेशन वगैरह होती है बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव। बच्चों वेव को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसकी इक्वेशन वगैरह कैसे बनाएंगे। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चों, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अरे एसएचएम पढ़ा हुआ है ना आपने। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता था, इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता था। तो एसएचएम में बच्चों एक पार्टिकल होता था, ठीक है। एसएचएम कितने पार्टिकल कर रहे होते थे बच्चों, एक पार्टिकल। और वो क्या कर रहा होता था, जैसे पार्टिकल यहाँ है बच्चों ना, ये पार्टिकल है, तो ये ऐसे जाता था, ऐसे लौट के ऐसे मूव करता रहता था बच्चों। पता है या नहीं पता ये वाली बात। पार्टिकल यहाँ पे ऐसे एसएचएम करता रहता था बच्चों, ठीक है। तो ये अगर मान लो एक्स एक्सिस आपने इधर मान ली, एक्स इक्वल टू 0 मान लिया, तो हमारे पास एक इक्वेशन आती थी, एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। ये इक्वेशन आती थी हमारे पास ऐसी। ये इक्वेशन हमें ये बताती थी बच्चों कि ये पार्टिकल किस टाइम पे कहां होगा। ये इक्वेशन क्या बताती थी, पार्टिकल किस टाइम पे कहां होगा। कहां बच्चों रिप्रेजेंट होता था एक्स से, और किस टाइम जो होता था ना बच्चों, टाइम जो होता था किस टाइम पे होता था बच्चों, टी से रिप्रेजेंट। एक्स और टी के बीच में रिलेशन कहलाता था बच्चों इक्वेशन ऑफ द वेव, ठीक है। ये एक्स इक्वेशन ऑफ द वेव कहलाता है, ठीक है। सॉरी, इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहलाता है कि पार्टिकल किस टाइम पे कहां होगा, ये
इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहलाता था। बच्चों वेव में एक पार्टिकल नहीं होता। जब वेव प्रोपोगेट करती है ना, मान लो वेव रस्सी में प्रोपोगेट कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग रस्सी है, ये एक रस्सी है बच्चों। अब यहां पे ये वाला पार्टिकल बच्चों ऊपर जाता है और नीचे आता है, ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा नीचे आएगा। सारे एक साथ ऊपर नहीं जाएंगे, सारे एक साथ नीचे नहीं आएंगे, सारे पार्टिकल अलग अलग तरीके का मोशन कर रहे होंगे। तो यहां पे अगर हमने कहा कि कोई एक्सवां पार्टिकल मान लो वाई हाइट ऊपर जा चुका है, ये होता है कहां, और अलग अलग टाइम पे बच्चों इसकी अलग अलग होगा, किस टाइम। एसएचएम और इसमें बच्चों जो बेसिक डिफरेंस है ना, एसएचएम में सिंगल पार्टिकल होता था, वेव में बच्चों बहुत सारे पार्टिकल ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहे होते हैं। तो एक ऐसी इक्वेशन जो हमें ये बताए कि कौन सा पार्टिकल किस टाइम पे कहां होगा, सारे पार्टिकल्स के बारे में बता दे, उसे हम बोलेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ वेव। क्या होती है बच्चों इक्वेशन ऑफ वेव? एक इक्वेशन जो हमें ये बता दे कि कौन सा पार्टिकल किस टाइम पे कहां होगा। चाहो तो इसको लिख लेना, कौन सा पार्टिकल किस टाइम कहां होगा, ये रिलेशन दे देगा ना बच्चों, वो से बोलते हैं वेव इक्वेशन। मतलब y जो कि डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल का, ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी आना चाहिए। ऐसी होती है बच्चों वेव इक्वेशन। जबकि यहां पे क्या था बच्चों, ओनली फंक्शन ऑफ टी था, लेकिन यहां पे फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो आपको हर पार्टिकल के बारे में बताना पड़ेगा। ये वाला पार्टिकल इस टाइम पे यहां होगा, ये वाला पार्टिकल इस टाइम पे यहां होगा, ये वाला पार्टिकल इस टाइम पे यहां होगा। हर एक पार्टिकल के बारे में अगर आपको पता है कि इस टाइम पे ये यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, तो आप उसकी शेप बता पाओगे, आप पूरी मोशन को बता पाओगे। इसी को बोलते हैं बच्चों वेव इक्वेशन। चाहो तो इसको इंग्लिश में लिखवा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तो वेव इक्वेशन का मतलब क्या होता है, मतलब इंग्लिश में कैसे लिखोगे, वो तो समझाने का तरीका था बच्चों। तो वेव इक्वेशन होती है बच्चों अ इक्वेशन विच डिस्क्राइब a equation which describe the displacement of all the particle, the displacement of all the particles of medium as a function of position and time is called wave equation। ठीक है भाई। तो एक ऐसी इक्वेशन जो बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ मीडियम को फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम बताती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं वेव इक्वेशन। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट को मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वाई इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्स एंड टी। एक्स बच्चों किसी भी पार्टिकल की पोजीशन है कि ये वाला पार्टिकल, और टी तो बच्चों टाइम हो गया। तो एक ऐसी इक्वेशन जो डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और टाइम का रिलेशन देती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द वेव इक्वेशन। क्या ये बात यहां तक बच्चों क्लियर हो गई?
A equation which describes the displacement of all the particle of medium as a function of position and time is called the wave equation. लिख लो भाई इसको। अब ये वेव इक्वेशन बनाना सिखाना ना बच्चे को, ये सबसे टेढ़ी खीर होती है, मतलब ना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है इस वेव का ना, स्टार्टिंग में मतलब उसको बच्चे को फील दिलाना अ लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है ये, ठीक है। ये चीज जो है मैं अच्छा खासा टाइम दूंगा इसमें, जिससे कि आप लोग जो है इस चीज को मतलब अच्छे से समझ सको, ठीक है। वेव इक्वेशन में अच्छा खासा टाइम देना चाहता हूं मैं। कोई परेशानी आए बच्चों, नहीं समझ में आए मेरे को तुरंत बोल देना, सर नहीं आया ये वाली बात ना समझ में। मुझे लगता है कि अभी वो वेव को जो बनने वाली बात जो बात है ना बच्चों, मैंने थोड़ी अच्छे से और समझानी चाहिए, मतलब कुछ और डायग्राम बना बना के मुझे तो मैं समझाना चाहिए, थोड़ा सा डायग्राम बना बना के मुझे इस चीज को समझाना चाहिए, कई सारे डायग्राम बना के, ठीक है। अगले पेज में वही करने वाला हूँ मैं अभी ना। आपको ये वेव का जो है ना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मुझे लगता है और अच्छे से समझाए जाने की जरूरत है। तुम लिख लो जल्दी से इसको। चलो सर लास्ट वाली स्लाइड हिंदी वाला। ओके, मतलब इक्वेशन ऑफ वेव जो होती है ना बच्चों, वो ये बता देती है तुम्हें कि ये वाला पार्टिकल इस टाइम पे यहाँ होगा। हर एक पार्टिकल बच्चों अलग अलग होगा ना, जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें। चलो लिख लो पहले तुम ना इसको, थोड़ा बात करके तब इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा मैं तुम्हें। तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि समझ में ही ना आए। मतलब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और इसमें इनपुट देने की जरूरत है ना, थोड़ा अंदर से मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तुम्हारा नहीं पता कि मेरे को नहीं हो रहा है अभी वेव को, वेव वाली चीज को मतलब तुझे तुम्हें फील कराने की जरूरत है। डन। सुनो भाई, थोड़ा सा वेव को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। वही जो वेव ऑन स्ट्रिंग वाली जो कहानी जो पहली स्लाइड बनाई थी ना बच्चों, वही स्लाइड थोड़ा डिटेल में चलते हैं। वेव ऑन स्ट्रिंग, मैं तुम्हें अलग अलग टाइम पे बताता हूँ कि कहानी चल क्या रही है यहाँ पे ना। तो बच्चों मान लो एक रस्सी है ये, ठीक है, ऐसी बहुत सारी रस्सियां बना लेते हैं हम। ओके बच्चों, टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू टी बाई फोर पे, सॉरी टी बाई एट, टी बाई फोर, थ्री टी बाई एट, टी बाई टू, फाइव टी बाई एट, थ्री टी बाई फोर, सेवन टी बाई एट, ठीक है। ऐसे करके बच्चों कई सारे टाइम पे हम जो है शेप बनाएंगे। तो मान लो ये पार्टिकल जो है ना बच्चों, ये वाला इस जगह का पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पे, ये जो एक्स इक्वल टू जीरो है ना बच्चों, ये एक्स इक्वल टू जीरो है सबका, ठीक है। रस्सी का ये वाला एंड एक्स इक्वल टू जीरो है। ये वाला पार्टिकल आपने मान लो एसएचएम कराना चालू कर दिया, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। आपने इसको क्या कर दिया बच्चों, आप इस वाले पार्टिकल को एसएचएम करवाना चालू कर दिया, जो आपके हाथ में था ना रस्सी का जो एंड, आपने उसको एसएचएम करवाना चालू कर दिया। ये इक्वेशन क्या बताती है कि t इक्वल टू जीरो पे ये वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। ये इक्वेशन याद है आपको एसएचएम की, ये वाली y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कब आता था, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे और किधर जा रहा है बच्चों, पॉजिटिव y डायरेक्शन में ये पार्टिकल जा रहा है। तो ये पार्टिकल बच्चों ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी और ये मीन पोजीशन पे होगा। अभी t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल्स यहाँ है, ठीक है, सारी रस्सी के पार्टिकल इसी तरीके से थे, सब यहीं पे थे।
T/8 पे पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा बच्चों? ये वाला, ये पहुंच जाएगा a/√2 पे। पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा बच्चों? a/√2 पे, a/√2 तक गया होगा ना बच्चों पार्टिकल, तो ये धीमे धीमे ऐसे गया होगा, ऐसे 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 ऐसे। जब ये पार्टिकल थोड़ा ऊपर गया होगा ना बच्चों, जब ये पार्टिकल थोड़ा ऊपर गया होगा, तो ये जो फिनोमेना हो रहा है ना बच्चों, यहाँ पे जो फिनोमेना हो रहा है इस जगह पे, उस फिनोमेना को वेव की वजह से, वेव नेचर होने की वजह से वो फिनोमेना आगे बढ़ता जा रहा है। तो जैसे अभी ये पहला वाला जो पार्टिकल है ना बच्चों, ये जैसे अपनी जगह से चलना चालू किया ना, ये ऊपर गया, तो थोड़ी देर बाद बच्चों वो डिस्टरबेंस अगले पार्टिकल के पास जब पहुंचेगा ना, तो वो भी अपनी जगह से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। माना कि वो उससे पीछे रहेगा, क्यों? क्योंकि वो चीज वहां पहुंचने में देर लग गई है। तो जो काम पहले वाले पार्टिकल के साथ हो रहा है ना बच्चों, वो थोड़ी देर बाद यहाँ होगा। वही काम बच्चों थोड़ी देर बाद अगले वाले के साथ होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे हो रहा है ना बच्चों, वो v की स्पीड से आगे जा रहा है। ये जो वेव की स्पीड है ना बच्चों, जो भी ये कर रहा है ना बच्चों, वो v की स्पीड से वो चीज आगे वाले पार्टिकल भी दोहरा रहे हैं। तो जब ये अपनी जगह से चलना चालू किया, तो थोड़ी देर बाद अगला वाला चलना चालू करेगा, थोड़ी देर बाद उसके अगला वाला चलना चालू करेगा, थोड़ी देर बाद अगला वाला चलना चालू करेगा, थोड़ी देर बाद अगला वाला चलना चालू करेगा। सो अगर मैं कहूं कि कोई एक्स वहां पार्टिकल कितने टाइम पे अपनी जगह से चलना चालू करेगा, तो ये जो पार्टिकल है ना बच्चों, ये एक्स अपॉन वी टाइम पे वही काम कर रहा होगा बच्चों, जो काम ये वाला t इक्वल टू 0 पे कर रहा है। तो ये वाला पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे जो भी कर रहा है ना बच्चों, वो चीज यहां हो रही होगी x डिस्टेंस पे कितने टाइम बाद? x अपॉन v टाइम बाद, क्योंकि जो भी होता है वो v की स्पीड से आगे प्रोपोगेट करके आ जाता है। जो ये कर रहा है ना बच्चों, वो चीज आगे होती जा रही है। मतलब जैसे ही अपनी जगह से चलना स्टार्ट कर दिया, मीन पोजीशन पे था, ऊपर की तरफ जाना चालू कर दिया, तो थोड़ी देर बाद अगला वाला चलने लगेगा। तो एक्स वाला पार्टिकल कितनी देर बाद चलेगा? क्योंकि जो ये कर रहा है वो वी की स्पीड से आगे जा रहा है। तो एक्स वाला पार्टिकल कब स्टार्ट करेगा अपना ये मोशन? मतलब जो भी ये कर रहा है वो चीज उसके पास कहां कब पहुंचेगी? एक्स अपॉन वी टाइम बाद। तो जो भी यहाँ पे कुछ हो रहा होगा ना बच्चों, वो एक्स अपॉन वी टाइम बाद उसके पास पहुंचा करेगा। अच्छा, इसके अगला वाला बच्चों यहाँ होगा, अगला वाला यहाँ होगा, अगला वाला यहाँ होगा। ठीक है, तो रस्सी की शेप बच्चों कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, आगे वाली अभी चलना चालू नहीं की है। T/4 टाइम पे बच्चों ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ये ए पे पहुंच जाएगा बच्चों। ठीक है, ये ए पे पहुंच गया, उससे अगला वाला थोड़ा नीचे होगा, उससे अगला वाला थोड़ा नीचे होगा, उससे अगला वाला थोड़ा नीचे होगा, उससे अगला वाला थोड़ा नीचे होगा। ये जो पार्टिकल होगा ना बच्चों, इसका पता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? v इंटू T/4 के बराबर। ये वाला जो पार्टिकल होगा ना बच्चों, इसका एक्स कोऑर्डिनेट v इंटू T/4 होगा। क्यों? क्योंकि जो काम यहाँ हो रहा था वो T/4 टाइम में कितना आगे आ चुका होगा। अब ये वाला अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा होगा ऊपर जाना। अब पता है थोड़ी देर अगले 3T/4 8 पे क्या होगा? अब ये वाला पार्टिकल लौट के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a/√2 पे। ये a/√2 पे आ गया, ये तो a/√2 पे आ गया, ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचा। लेकिन इसके अगले वाला भी लौट के नहीं आ पाया है, क्योंकि देखो ये ऊपर जाके लौट के आया, तो अगला वाला भी यही कर रहा है, वो भी ऊपर जाके लौट के आ रहा होगा। लेकिन अभी इसके इससे थोड़ा पीछे रहेगा ना वो। तो बच्चों पता है ये शेप इस तरीके की बन जाएगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब ये वाला पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच चुका है, ये अपनी एक्सट्रीम से लौट के आ गया, लेकिन ये वाला पहुंच गया, ये पहुंच चुका है, ये इससे पहले ही पहुंच चुके हैं। देखो बच्चों, जब ये अपनी एक्सट्रीम में पहुंचेगा ना, तो ये नीचे जब चलना चालू करेगा ना, जैसे अपनी एक्सट्रीम पे, तो ये लौटना चालू करेगा ना बच्चों, तो ये अपनी एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, ये और लौट के आएगा, फिर ये लौट के आएगा, तो ये अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच चुका होगा। रस्सी की शेप ऐसे दिखाई देगी यहाँ पे, थोड़ी देर बाद बच्चों ऐसी बन जाएगी। अब देखो T/2 टाइम पे बच्चों ये वाला पार्टिकल कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पार्टिकल ना। और ये पूरा जो जो भी इसके साथ हुआ है ना बच्चों, वो आगे वालों के साथ हो रहा होगा। अब ये रस्सी कुछ ऐसे बन चुकी होगी। ये समझ में आ रहा है? रस्सी ऐसे बन चुकी होगी। देखो ये अपनी, अब अगर तुम देखो ना, तो ये वाला पार्टिकल अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे, ये वाला जबकि इसने ये काम किया था, ये काम इसने किया था। तो अगर तुम इस डिस्टेंस को देखोगे ना बच्चों, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, अगर तुम इस डिस्टेंस को देखोगे ना, तो बच्चों तुम्हें पता है ये जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा था ना, उसके कितने टाइम बाद ये वाला पहुंचेगा? देखो ये अपनी एक्सट्रीम पे कब पहुंचा था? T/4 पे। ये अपनी एक्सट्रीम पे कब पहुंच रहा है? T/2 पे। तो जो इसकी एक्सट्रीम वाली चीज है ना, वो यहां से यहां शिफ्ट हो गई। अब देखो ये वाला पार्टिकल किधर जा रहा होगा बच्चों? नीचे की तरफ। तो 3T/8 पे a/√2 पे पहुंच जाएगा नीचे की तरफ, a/√2 नीचे। ये नीचे जा रहा होगा, तो इसको ये नीचे जाने लगेगा ना, तो ये भी फॉलो करना चालू कर देंगे।
और अब तुम देख रहे होगे कि ये जो चीज मैक्सिमम वाली इसके पास थी ना, अब वो मैक्सिमम वाली चीज यहाँ पे आ गई होगी। जैसे ये वाला पार्टिकल अब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, जैसे ये वाला था अभी, अब ये अगला वाला एक्सट्रीम पे होगा। ये चीज बच्चों, ये पार्टिकल ना, ये पार्टिकल वही मोशन परफॉर्म कर रहा है जो इसने की। यहाँ पे जो हुआ ना बच्चों, ये ऊपर गया, वही सारे काम ये हो रहे हैं। देखो जैसे इस वाले पार्टिकल के बारे में बात करूं मैं, इस वाले के बारे में, तो ये वाला पार्टिकल पहले रुका हुआ था, ये यहाँ पे चलना चालू किया, देखो तुम यहाँ पे ऊपर पहुंच गया, मतलब ये चलना चालू किया, ये ऊपर गया। थोड़ी देर बाद देखो ये वाला पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचा है, फिर देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन के बाद लौटना चालू कर रहा है, यहाँ पे आ गया है, फिर देखो ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया है और नीचे आ गया होगा। जब ये अपनी इधर वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा ना बच्चों, थोड़ा इधर नीचे वाली लाइन जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, नीचे वाली डायग्राम नहीं बना रहे हम ना। जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाएगा ना, तो उस टाइम पर रस्सी बच्चों ऐसी हो चुकी होगी, देखो। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है? तो ये इसका अगर तुम मोशन देखो ना, तो ये ऊपर जाके नीचे आया है, ऐसा किया है इसने। अगर तुम इस वाले का मोशन देखो ना, इस वाले पार्टिकल का, तो ये ऊपर जाके यहाँ आ गया है। अगर तुम इस वाले पार्टिकल का मोशन देखो ना बच्चों, तो ये ऊपर जाके यहाँ आ गया है। थोड़ी देर बाद अगर तुम देखोगे ना, थोड़ी देर बाद, अगर मैं थोड़ी देर बाद वाली कहानी बच्चों इसी डायग्राम पे बनाऊं, थोड़ी देर बाद, तो थोड़ी देर बाद बच्चों ये यहाँ आ चुका होगा, ये वाला जो ये अपनी एक्सट्रीम में था, अब ये वाला अपनी एक्सट्रीम पे आ चुका होगा, और ये वाला पार्टिकल बच्चों अब यहाँ आ चुका होगा। थोड़ी देर बाद कहानी ये बनेगी, और थोड़ी देर बाद अगर मैं कहानी बनाऊं ना बच्चों, क्या बनेगी इसकी, और थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ चुका होगा, और और ये तुम देख रहे हो बच्चों, ये लूप जो है v की स्पीड से आगे बढ़ता जाएगा, ये सब जैसे ये लूप बना, ये देखो लूप ऐसा लग रहा है ना, ये लूप आगे की तरफ चल रहा है, इधर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, पार्टिकल्स अपनी जगह पर ऊपर नीचे हो रहे हैं बस। उससे शेप बन रही है, रस्सी की जो शेप बन रही है ना बच्चों, पार्टिकल्स के अपने ऊपर नीचे होने से ही बन रही है। पर वहां बहुत सारे पार्टिकल है, ये अपनी एक्सट्रीम पे, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा सा उससे नीचे, ये थोड़ा सा उससे नीचे, ये थोड़ा सा उससे नीचे है, तो सारे पार्टिकल। तो क्या तुम ये कह सकते हो कि सारे पार्टिकल एक साथ अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे? नहीं। देखो एक टाइम पे अगर तुम ब्लू वाली इसको देखो, तो ये वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पे, ये कहीं और है, ये कहीं और है, ये कहीं और है, ये वाला कहीं और है, ये वाला कहीं और है, ये वाला कहीं और है, ये नीचे की तरफ है सारे के सारे। तो सारे पार्टिकल बच्चों अलग अलग टाइप का मोशन कर रहे होंगे, है ना। माना कि कुछ कुछ सेम तरीके का भी कर रहे होंगे, कि ये वाला वो वाला और वो वाला ऐसे सेम तरीके का मोशन कर रहे होंगे, ऐसा कुछ बनेगा बच्चों। क्या ये बच्चों वेव की इक्वेशन, वेव समझ में आया बच्चों, वेव प्रोपोगेट कैसे होती है? तुम तो अपनी जगह पे ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करवा रहे होते हो। अच्छा, क्या जो बंदा इसको इस वाले एंड को ऊपर नीचे कर रहा है, क्या वो कहने जा रहा है अगले वालों से कि भाई तुम भी ऐसा सेम चीज करो? नहीं, बस वो यहाँ पे कर दे रहा है, और उस चीज को आगे ले जाने का काम बच्चों, ये जो वेव है ना, जो वेव जो एक फिनोमेना है, उस फिनोमेना की वजह से वो चीज आगे वाले रिपीट कर रहे हैं। जिस रेट से वो चीज आगे जा रही है, उसी को बच्चों वेव की स्पीड बोलते हैं, उसी को हम डिस्टरबेंस की स्पीड बोलते हैं। आपने यहाँ पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, दैट डिस्टरबेंस इज मूविंग इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जिस स्पीड से वो आगे प्रोपोगेट कर रहा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेव की स्पीड बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? अब मुझे लगता है कि तुम्हें वेव समझ में आ गया होगा अब। हाँ भाई, यहां तक बच्चों समझ में? इक्वेशन ऑफ वेव कैसे बनेगी, मतलब होगी क्या अब?
सो बच्चों आप जो है ये जो x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है इसको आप एक मोशन करवा रहे होते हो, कोई किसी फंक्शन के हिसाब से इसकी पोजीशन को आप चेंज कर रहे होते हो, ठीक है। ये हो गया बच्चों x इक्वल टू 0। आपने क्या किया कि आपने इसका y कोऑर्डिनेट चेंज करना स्टार्ट कर दिया, तो y ऑफ x इक्वल टू 0 एट एनी टाइम t वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा बच्चों या नहीं होगा? अरे इस वाले पार्टिकल को आप ऊपर नीचे कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन करवा सकते हो, कुछ भी हो सकता है वो फंक्शन, ठीक है ना। आप इसको कुछ करवा रहे हो, वो चीज बच्चों v की स्पीड से आगे वाले रिपीट कर रहे हैं, वो चीज v की स्पीड से आगे वाले रिपीट कर रहे हैं। तो हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि जो एक्सवा पार्टिकल है वो किसी भी टाइम पे क्या कर रहा होगा, हम इसमें इंटरेस्टेड है। यही तो था बच्चों हमारा इक्वेशन ऑफ वेव। अरे इक्वेशन ऑफ वेव क्या डिफाइन किया था मैंने? इक्वेशन ऑफ वेव ये था कि आप ये बता दो कि एक्स में पार्टिकल का टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या है। आपको पता किसका है? आपको एक्स इक्वल टू 0 का पता है कि एक्स इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल जो है किसी भी टाइम पे क्या कर रहा होगा, ये आपको पता है। आप पता किसका करना चाहते हो? एक्स में पार्टिकल का टी टाइम पे आप इसका पता करना चाहते हो, आपको इसका पता है। एक्स में पार्टिकल का बच्चों टी टाइम पे आप पता करना चाहते हो। तो बच्चों हमें ये पता है कि जो भी चीज यहां हो रही है ना वो यहां पे कब होगी, तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये x इक्वल टू 0 हो गया, ये x हो गया, ठीक है। तो जो काम t इक्वल टू 0 पे यहां हो रहा है ना बच्चों, x इक्वल टू 0 पे, वो इस जगह पे पता है कब होता है? एक्स वाई वी टाइम पे, एक्स वाई वी टाइम पे होगा ना यहाँ पे, x इक्वल टू एक्स पे। अरे यहां से वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा ना, x डिस्टेंस कवर करने में डिस्टर्बेंस को v स्पीड से। अगर आप जानना चाहते हो कि कोई भी एक्स वा पार्टिकल टी टाइम पे क्या कर रहा है, तो वो काम ऑलरेडी टी एक्स इक्वल टू 0 पे टी से x अपॉन v पहले हो चुका होगा। बताओ बच्चों जल्दी से। अरे जो काम यहाँ टी इक्वल टू 0 पे हो रहा होता है वो यहाँ पे कितने टाइम बाद होता है? x अपॉन v टाइम बाद। तो अगर तुम चाहते हो कि x वा पार्टिकल टी टाइम पे क्या कर रहा होगा, तो आप एक काम करो कि x इक्वल टू 0 को t से x अपॉन v पहले जाके देख लो। तो y ऑफ एनी x एट एनी टाइम t जो होगा ना वो बच्चों बेसिकली होगा y ऑफ x इक्वल टू 0 एट t माइनस का x अपॉन v। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? अरे तुम x में पार्टिकल का पता करना चाहते हो कि क्या कर रहा है t टाइम पे, तो t से x अपॉन v पहले, t से x अपॉन v पहले जो x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल कर रहा होगा वही अब ये कर रहा होगा, क्योंकि किसी भी चीज को x इक्वल टू 0 से x तक पहुंचने में x अपॉन v टाइम लग जाता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई? x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल जो भी काम करता है x वा पार्टिकल उसको कितने टाइम बाद करता है? x अपॉन v टाइम बाद। तो अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि x वा पार्टिकल t टाइम पे क्या कर रहा होगा, तो हम ये कहेंगे कि भाई एक काम करो, तुम इसका पता करना चाहते हो ना t टाइम पे, तो तुम x इक्वल टू 0 का जाके देख के आओ t से x अपॉन v पहले वो क्या कर रहा था। वो जो कर रहा होगा अब x अपॉन v टाइम बाद वो ये कर रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं मैं, ठीक है। मान लो किसी भी डिस्टरबेंस को यहां से यहां तक पहुंचने में ना, यहां से यहां तक पहुंचने में 10 सेकंड लग रहे हैं, सपोज बड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं। किसी भी डिस्टरबेंस को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकंड का, इस जगह तक पहुंचने में। इस जगह का आप t इक्वल टू 20 सेकंड पे ये पता करना चाहते हो कि क्या कर रहा होगा ये वाला पार्टिकल t इक्वल टू 20 सेकंड पे। तो आप ये कहोगे कि सर जो भी ये करता है ना वो यहाँ पे 10 सेकंड बाद होता है। मतलब आप अगर इसका t इक्वल टू 20 सेकंड पे इसके बारे में पता करना चाहते हो तो एक काम करो कि x इक्वल टू 0 का t इक्वल टू 10 सेकंड पे जाकर देखा क्या कर रहा था वो। इसका t इक्वल टू 10 सेकंड पे देखोगे 10 सेकंड बाद वो चीज यहाँ हो रही होगी, मतलब 20 सेकंड पे यहाँ पे हो रही होगी वो चीज। आपने कहा कि नहीं मेरे को तो इसका 25 सेकंड में पता करना है कि क्या कर रहा होगा। अच्छा आपको 25 सेकंड में इसके बारे में पता करना है, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इसके बारे में पता करना चाहते हो 25 सेकंड में, तो एक काम करो कि पीछे जाओ और x इक्वल टू 0 का 15 सेकंड पे जाके देख लो, वो जो ये कर रहा होगा वो यहाँ पे कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, क्योंकि उसको यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकंड लग रहे हैं डिस्टर्बेंस को। क्या ये बात अब समझ में आई इससे?
अगर आप x में पार्टिकल का t टाइम पे पता करना चाहते हो कि क्या कर रहा है, तो आप x इक्वल टू 0 को t से x अपन v पहले जाके देख लो, क्योंकि वहां से यहां तक आने में x अपन v के बराबर टाइम लग रहा है किसी भी चीज को। बोलो, अरे बोलो तो सही कि ये समझ में आया नहीं आया। बोलो, आ गया। बस यही कहानी थी बच्चों इसमें कि अगर आपको वेव की इक्वेशन बनानी है तो आपको ये देखना है। अब ये फंक्शन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको कि x इक्वल टू 0 किसी भी टाइम पे क्या कर रहा है, ये हमें पता है, फंक्शन ऑफ t दे रखा है। अगर मैं x इक्वल टू 0 के बारे में ही पता करना चाह रहा हूं लेकिन t माइनस का x अपन v पे पता करना चाह रहा हूं, तो बस इस फंक्शन में t की जगह पे t माइनस का x अपन v रख देंगे। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ वेव आ जाएगी। सो x इक्वल टू कोई भी x आपको पता करना है किसी भी t टाइम पे क्या कर रहा होगा, तो आप जो है ना x इक्वल टू 0 के फंक्शन में x माइनस t माइनस का x अपन भी रख के पता कर लो। ये कर रहा होगा ना, वही काम। चलो, एक वेव होती है बच्चों जिसका नाम होता है सिंपल हार्मोनिक वेव। ठीक है, वैसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेव बना सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप की वेव जिसको बोलते हैं जिसमें सारे पार्टिकल SHM कर रहे होते हैं, उस वेव का नाम होता है बच्चों सिंपल हार्मोनिक वेव। आपको लगता होगा कि सिर्फ यही वेव होती है, नहीं, ऐसा नहीं, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेव है बच्चों ना, जिसे हम बोलते हैं बच्चों सिंपल हार्मोनिक वेव। ये सिंपल हार्मोनिक वेव क्या करती है बच्चों, इसमें हम जो है, जो हमारा ये पार्टिकल है ना बच्चों x इक्वल टू 0 वाला, इस पार्टिकल को हम SHM करवा रहे होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि y एट x इक्वल टू 0 जो है ना, किसी भी टाइम पे क्या कर रहा है, SHM, a sin ओमेगा t प्लस का फाई। हम क्या करवा रहे हैं बच्चों, इस वाले पार्टिकल को x इक्वल टू 0 को क्या करवा रहे हैं, SHM करवाना चालू कर दिया हमने। तो अब इससे जो वेव बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो y एट एनी x एट एनी टाइम t जो होगा ना बच्चों, क्या होगा, y एट x इक्वल टू 0 एट t माइनस का x अपॉन v। आप बोलोगे बिल्कुल सही है। तो y एट एनी x एट एनी टाइम t बच्चों पता है कितना आ जाएगा, a साइन ओमेगा t माइनस का x अपॉन v प्लस का फाई। t की जगह पे बच्चों हम ये पुट कर देंगे, तो y एट एनी x एट एनी टाइम t जो आ जाएगा ना बच्चों, वो हमारे पास आ जाएगा a साइन ओमेगा t माइनस का ओमेगा डिवाइड बाई v इंटू एक्स प्लस का फाई। ये वेव आ जाती है बच्चों, और इस वेव को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव। तो y एट एनी x एट एनी टाइम t जो आ जाएगा ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी a साइन ओमेगा t माइनस का kx प्लस का फाई। अब ये आपको बता देगा कि कौन सा पार्टिकल किस टाइम पे कहां होगा। आप इसमें x की वैल्यू पुट करो, t की वैल्यू पुट करो, ये आपको सबकी लोकेशन दे देगा ना किसी भी टाइम पे। तो मैं जिस टाइम पे तुम इंटरेस्टेड हो ना, उस टाइम पे उसकी लोकेशन दे देगा आपको। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये जो इक्वेशन है बच्चों आपको बता देगा कौन सा पार्टिकल किस टाइम पे क्या कर रहा होगा। डन। इस वेव को बोलते हैं बच्चों सिंपल हार्मोनिक वेव। इसमें हर एक पार्टिकल बच्चों क्या कर रहा होता है, SHM कर रहा होता है। हर एक पार्टिकल SHM कर रहा होता है। मैं एक मिनट ना इसको रिफ्रेश कर। तो सिंपल हार्मोनिक वेव का कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें कि सिंपल हार्मोनिक वेव होती क्या है? ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों सिंपल हार्मोनिक वेव। अब बच्चों जो सिंपल हार्मोनिक वेव होती है ना, या साइनसॉइडल वेव भी बोलते हैं इसको ना, हमारा डिस्कशन बच्चों इसी के इर्द गिर्द ज्यादा रहेगा। सिंपल हार्मोनिक वेव जो है बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ये जो वेव होती है ना बच्चों, ये इसमें पार्टिकल जो है
ए एम्पलीट्यूड के ऑक्सीलेशन कर रहे होंगे, ए एम्पलीट्यूड, ए नीचे तक जाएंगे, ए ऊपर तक जाएंगे बच्चों ना, सिंपल हार्मोनिक वेव है। और इसकी जो इक्वेशन है बच्चों, वो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई के बराबर दे रखी है बच्चों। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ एनी पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ एनी पार्टिकल, तो हमें पता है कि सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, कितना आएगा 2π/ओमेगा के बराबर। अरे सारे पार्टिकल ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एसएचएम ही तो कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पे ऑक्सीलेट कर रहे होंगे। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ एनी पार्टिकल 2π/ओमेगा के बराबर आएगा, ये होगा बच्चों टाइम पीरियड। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस बच्चों, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ये जो डिस्टेंस होती है ना यहां से यहां तक की, इसे बोला जाता है बच्चों वेवलेंथ, लैम्डा। ये जो लैम्डा होता है ना बच्चों, v स्पीड से वेव चल रही है तो v इंटू टी के बराबर होता है। वेवलेंथ को बच्चों डिफाइन भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब सर आपने बस बता दिया। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन फेज। दो पार्टिकल जो सेम फेज में ऑक्सीलेट कर रहे हैं उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है। आप बोलोगे सर ये वाला मीन पोजीशन पे था, ये वाला भी मीन पोजीशन पे, आपने इस वाले पार्टिकल को क्यों नहीं लिया, कि आप इसको लैम्डा क्यों नहीं बोल रहे हो, ये वाला और ये वाला भी तो मीन पोजीशन पे, दोनों मीन पोजीशन पे। बच्चों ये बेशक मीन पोजीशन पे, पर ये दोनों सेम फेज में नहीं है। आप बोलोगे सर ये क्या मतलब है, मीन पोजीशन पे है तो एक जैसी तो हो गए ये दोनों, नहीं ये दोनों एक जैसे नहीं है बच्चों। अगर ये वेव इधर की तरफ चल रही है बच्चों, वेव किधर की तरफ जा रही है, राइट की तरफ, सपोज करो राइट की तरफ जा रही है, तो थोड़ी देर बाद आप पता है क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद ये वेव जो है ना ऐसी दिखने लगेगी, क्योंकि सारा के सारे लूप शिफ्ट हो जाएंगे थोड़ी देर बाद अपनी अपनी जगह से। हाँ भाई, सारे लूप अपनी अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे किसी थोड़ी देर बाद। आप बोलोगे सर बात तो सही कह रहे हो, थोड़ी देर बाद सारे के सारे लूप अपनी जगह से शिफ्ट हो गए, तो आप ये पाओगे कि ये जो मीन पोजीशन पे ये पार्टिकल था ना, ये नीचे चला गया, मतलब इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ थी इस वाले पार्टिकल की। देखो भाई वेव की वेलोसिटी अलग चीज है और पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है। पार्टिकल तो यहाँ पे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है ना, एसएचएम कर रहा है ना। हाँ, अगर कोई आपसे पूछे बताओ पार्टिकल की स्पीड क्या है, तो आप इसको डेल वाई बाई डेल टी कर दोगे ना। डेल वाई बाई डेल टी जो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई, ये आ जाएगा ना आपके पास पार्टिकल का स्पीड। अगर आपसे कोई पूछे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, तो पार्टिकल तो एसएचएम कर रहा है ना भाई, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाएगा ना वहां से। ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को बच्चों। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल जो होता है ना बच्चों, हम उसको बोलते हैं क्या, लैम्डा। आप बोलोगे तो सर ये वाला क्यों नहीं, तो देखो ये पार्टिकल तुम देख रहे हो थोड़ी देर बाद कहां पहुंच गया, यहाँ पे। इसकी वेलोसिटी किधर है इस पार्टिकल की, ऊपर की तरफ। ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद कहां पहुंच गया, यहाँ पे। इसकी वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ। तो ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, नीचे की तरफ चल रहा था, ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, नीचे की तरफ चल रहा था। दैट्स व्हाई दे बोथ आर इन सेम फेज। ये वाला पार्टिकल मीन पोजीशन में भेज सकता है, लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, ये आउट ऑफ फेज है। इनके बीच का फेज डिफरेंस पाई के बराबर होगा, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अगर मान लो ये वेव बच्चों इधर न जाके राइट में न जाके लेफ्ट में जा रही होती, सपोज लेफ्ट में जा रही होती, तो सारे लूप को आप किधर शिफ्ट करते, लेफ्ट की तरफ। अगर ये लेफ्ट में जा रही होती ना, तो ये वेव पता है कैसे बनाता है, तुम यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, उस केस में ये पार्टिकल नीचे जा रहा होता, ये वाला ऊपर जा रहा होता। क्या ये पार्टिकल्स की वेलोसिटी वाला फंडा भी समझ में आ रहा है आप लोगों को। और इसको बोलते हैं बच्चों लैम्डा। लैम्डा ये हो गया। सो बच्चों जो लैम्डा है ना, v इंटू टी, टी को लिखते हैं हम 2π/ओमेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो ना बच्चों, तो ओमेगा बाई वी जो है ना, ओमेगा बाई वी, ये 2π/लैम्डा के बराबर आ जाएगा। इसको हम बोल देते हैं बच्चों के, यही कहलाता है बच्चों वेव नंबर। केमिस्ट्री में वेव नंबर बच्चों हम 1/लैम्डा लिखते हैं, यहाँ पे बच्चों वेव नंबर हम 2π/लैम्डा लिखते हैं। ठीक है, फिजिक्स में 2π/लैम्डा, इसे वेव नंबर बोलते हैं बच्चों। ये
इसकी जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ पे आप इक्वेशन में देख रहे थे ओमेगा बाई वी, यहाँ पे ओमेगा बाई वी आ रहा था, तो हमने ओमेगा बाई वी को बच्चों क्या लिख दिया, 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं हम इसको ना, इसको हम के बोलते हैं, के। तो अब जो वेव की इक्वेशन हो जाएगी ना बच्चों, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई के बराबर हो जाएगी बच्चों। ये हो गई बच्चों वेव की इक्वेशन। इसमें ध्यान रखना बच्चों, ए एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल्स है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है। हर एक पार्टिकल ऐसे चल कर रहा है, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए है। के बच्चों ओमेगा डिवाइडेड बाई वी के बराबर है, और के जो है बच्चों 2 पाई बाई लैम्डा के भी बराबर है। लैम्डा बच्चों वी इंटू टी के बराबर होता है। वी यहां पे वेव वेलोसिटी है, ठीक है। ओके, लिख लो बच्चों यहां तक। अब एक क्वेश्चन करवाते हैं हम आपको इस पे ना। डन, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे ना। क्वेश्चन नंबर 1, एस डब्ल्यू एच, एस एच डब्ल्यू, a simple harmonic wave traveling in positive x direction has amplitude 20 centimeter, wavelength 30 centimeter, and frequency 20 hertz, then find speed of wave, maximum speed of particle, बताओ बच्चों कैसे करेंगे इस वाले को सॉल्व। हो जाए तो जल्दी बताना भाई। एक एसएसडब्ल्यू है, मतलब सिंपल हार्मोनिक वेव है, और वो बच्चों ट्रेवल कर रही है इन दी एक्स डायरेक्शन, हैज एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर, वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, और फ्रीक्वेंसी बच्चों इसकी 20 हर्ट्ज के बराबर दे रखी है।
वैसे एम्पलीट्यूड को ना छोटा करना चाहिए अपन को ना, 20 सेंटीमीटर मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर कर ले, कोई परेशानी किसी को? 2 सेंटीमीटर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा है मतलब ना 20 सेंटीमीटर। यस, टाइम पीरियड जो होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी होता है। करें भाई सॉल्व इसको। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना बच्चों, 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, मतलब ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर होती है। और उन्होंने हमें 20 के बराबर दे रखी है, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 40 पाई के बराबर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताई थी मैंने, v इक्वल टू वी इंटू टी जो होता है ना बच्चों, वो लैम्डा के बराबर होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, v इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है ना, एफ टी को उधर ले जाओगे ना तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा हो जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, एफ की वैल्यू कितनी है 20 इंटू लैम्डा कितना है बच्चों 0.3, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो जो वेव है ना बच्चों 6 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी। अच्छा, पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड बच्चों कितनी आएगी, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर। ये तो एसएचएम कर रहे हैं ना पार्टिकल, तो ओमेगा स्क्वायर मतलब 1600 पाई स्क्वायर इंटू ए, एम्पलीट्यूड 0.02 दे रखा है, 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पाई स्क्वायर बच्चों करीब करीब 10 के बराबर होता है। ठीक है, तो 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगी बच्चों मैक्सिमम स्पीड ऑफ दी पार्टिकल। डन बच्चों, यहां तक, यहां तक हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन। वेव इक्वेशन y इक्वल टू 5 सेंटीमीटर साइन 2 पाई टी माइनस का पाई एक्स, देन फाइंड वेव स्पीड if x and t are in मीटर एंड सेकंड। ठीक है, बताना बच्चों इस वाले का आंसर क्या आएगा। टू मीटर पर सेकंड बच्चों, यहां पे एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, ओमेगा बच्चों 2 पाई रेडियन पर सेकंड के बराबर दे रखा है। अगर ठंड लग रही हो तो बंद कर देना एसी। और के बच्चों यहाँ पे हमें कितना दे रखा है पाई। के जो होता है ना बच्चों, ये ओमेगा डिवाइड बाई बी के बराबर होता है, बस काम खत्म। तो v इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा विच इज 2 पाई डिवाइड बाई पाई, 2 मीटर पर सेकंड वैल्यू आंसर।
अगर लैम्डा पूछा होता बच्चों क्या करता? तो के जो है ना बच्चों, इसको पहचानो, इसको, इस चीज को ना, इस वाली चीज को, काम खत्म हो जाएगा इससे। ठीक है, ओके। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन ही कराऊंगा अभी थोड़ी देर ना, थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाओ इसमें ना, बहुत जरूरी है ये चीज। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले बच्चों कुछ एक चीज बता देना चाहता हूँ। ये जो इक्वेशन होती है ना बच्चों, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई, इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो डेरिवेशन किया है ना हमने, ये डेरिवेशन बेसिकली बच्चों हमने किसके लिए किया है? ये वेव जो है ना बच्चों, इफ कोफिशिएंट ऑफ टी एंड एक्स हैव ऑपोजिट साइन, then wave is traveling in positive x direction। ठीक है, वेव बच्चों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है अगर इन दोनों के कोफिशिएंट बच्चों कैसे हैं? अपोजिट साइन के। इफ दे हैव सेम साइन, then wave is traveling in negative x direction। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों। ठीक है, तो जब भी वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी ना इन दोनों के, चाहे के एक्स माइनस ओमेगा टी हो या ओमेगा टी माइनस के एक्स हो, लेकिन इन दोनों के साइन अपोजिट होंगे तो ही वेव जो बच्चों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी, अदरवाइज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों आपको एक वेव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ऐसे मतलब ग्राफ दे दिया आपको ना, वाई वर्सेस एक्स। वेव वेलोसिटी बच्चों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में थी। ठीक है, ये आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, एट टी इक्वल टू 0 वाई वर्सेस एक्स स्नैपशॉट फॉर अ वेव traveling in positive x direction is given। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक वेव चल रही थी, उसका स्नैपशॉट आपको इस तरीके से दे दिया। ये x इक्वल टू 1 है, एक मिनट।
चलो इसकी वेवलेंथ बच्चों में, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है टू हर्ट्ज दे रखी है, ठीक है, ये दे रखा है बच्चों में, फ्रीक्वेंसी हमें 2 हर्ट्ज के बराबर दे रखी है, राइट इक्वेशन ऑफ वेव, इसकी इक्वेशन बतानी है बच्चों में ना, वेव की इक्वेशन बतानी है। वी भी दे रखा है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड के बराबर चाहिए होगा। ओके, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो इसमें बच्चों आपका काफी कुछ रिवाइज हो जाएगा। हमारे पास, मुझे इतना तो पता है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस का kx प्लस का फाई। इक्वेशन बच्चों ऐसी होनी चाहिए इसकी, ओमेगा की वैल्यू तो, अरे ऑल आउट चालू करना, चालू है क्या ये? ऑल आउट काम नहीं कर रहा है क्या? मच्छर तो खूब घूम रहे हैं, फॉलो करो इसको, ये कैसे सीना चौड़ा के घूम रहे हैं मेरे सामने। वो तो खून चूस जाते हैं, उसके बाद मतलब चिढ़ाते हुए और जाते हैं। हाँ भाई, तो ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, और ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 के बराबर, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई के बराबर, ठीक है। आप कहोगे सही है सर, के जो होता है ना बच्चों, वो होता है ओमेगा डिवाइड बाई वी के बराबर, तो 4 पाई डिवाइड बाई 10, 2 पाई बाई 5 के बराबर आ जाएगा बच्चों के। अब फाई की वैल्यू नहीं पता, ए की वैल्यू भी पता है, मतलब y इक्वल टू 10 सेंटीमीटर में साइन 2 पाई इंटू टी माइनस का 2 पाई बाई 5 इंटू एक्स प्लस का फाई।
अब फाई की वैल्यू कैसे पता करूंगा बच्चों में? मैं कहूंगा कि t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या दे रखी है? मैं t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, ये वाला ना x इक्वल टू 0, और ये स्नैपशॉट कब लिया है बच्चों? t इक्वल टू 0 पे। y की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों? 5 के बराबर। इसको ले जाके ऊपर पुट कर दो, तो y की जगह पर रख दो 5 इज इक्वल टू 10 साइन, अच्छा t भी 0 है, x भी 0 है, बन जाएगा तो साइन फाई 1/2 के बराबर आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे फाई की वैल्यू की पॉसिबिलिटी आएंगी, 5/6 और एक 5/6। सो ये होगा या ये होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ऐसे में हमें और क्या चाहिए होता था बच्चों? कोई अगर हमें ये बोले कि x इक्वल टू a/2 पे एक पार्टिकल है, t इक्वल टू 0 पे, हमें क्या और देखना होता था बच्चों? उसकी वेलोसिटी क्या है। तो बच्चों ये वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं थोड़ी देर बाद इस वेव का शेप बनाऊंगा ना बच्चों, तो थोड़ी देर बाद वेव ऐसी दिखाई देगी। अरे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रही है, तो थोड़ी देर बाद शिफ्ट हो जाएगी ये वेव बच्चों, थोड़ी देर बाद शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पहुंच जाएगी। तो अगर मैं इस वाले पार्टिकल को देखूं बच्चों, तो इट विल बी गोइंग डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी इसकी नेगेटिव है बच्चों। वेलोसिटी ऑफ x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 जो है ना बच्चों, दैट इज नेगेटिव। वेलोसिटी क्या होती है? tan into ओमेगा cos 0 माइनस का 0 प्लस का फाई, ये नेगेटिव आनी चाहिए। तो नेगेटिव तो बच्चों फाई की वैल्यू जब 5/6 लोगे ना तभी आएगी। इसकी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों 10 साइन 4 पाई, एक्चुअली नॉट 2 पाई, 4 पाई। क्या ये बात समझ में आई आपको? 5/6 नहीं, 5/6 विल बी द आंसर। देख लो भाई जल्दी से। आज तो 12:15 बजे भी क्लास है बच्चों, ठीक है। सो आज की क्लास को फिर बच्चों यहीं पे रोक देते हैं। अब होमवर्क बच्चों, जो हमारी वेव ऑन स्ट्रिंग की शीट है ना, उसमें से मुझे भी आपकी सारी शीट्स भी अपलोड करनी है। अच्छा, शीट का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट 8 क्वेश्चंस करके आने बस अभी आपको ना। पहले 8 क्वेश्चंस इसके एक्सरसाइज 1 के, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 करके आना है बच्चों आपको बस। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट 8 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए भाई शीट अपलोड कर देता हूँ। डिस्कशन वाली नहीं होती यार, उसमें क्या है ना, वो पूरा इंपोर्ट वो पूरा हो जाता है, इसलिए उसको डिस्कशन वाली को नहीं डालता मैं, बड़ी हो जाती है बहुत ज्यादा फाइल। ठीक है, चलो बाय।